नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 31 अगस्त 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आज। सुप्रीम कोर्ट डिसअलाउज गणेश पूजा एट बेंगलुरु ईदगाह मैदान। बेंगलुरु ईदगाह मैदान पर कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेशन ने और कुछ और स्टेक होल्डर्स ने प्लान किया था कि गणेश फेस्टिवल का सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहां पे मत करो। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें थोड़ा हिस्टोरिकल नैरेटिव आपको समझाना जरूरी है, तभी आपको ये न्यूज समझ में आएगी। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद इसको रिस्पेक्ट में डिटेल में कवर करूंगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड एक तो निकाह हलाला, दूसरा पॉलीगैमी। निकाह इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। उस समय पे दो चीजों पे बहस बाकी रह गई थी, एक निकाह हलाला पे, एक पॉलीगैमी पे। मतलब एक मुस्लिम आदमी एक टाइम पे 4 औरतों से शादी कर सकता है। और निकाह हलाला मतलब एक औरत ने अपने पति से, मैं मुस्लिम धर्म में बात कर रहा हूं, डिवोर्स लिया। अभी डिवोर्स लेने के बाद मान लो मतलब पति पत्नी में फिर से बन जाती है और वो बोलते हैं कि चलो एक बार फिर से शादी कर लें, तो टेक्निकली शादी नहीं हो सकती। उस औरत को किसी और आदमी से शादी करनी पड़ेगी, अपनी शादी को कंज्यूमेट करना पड़ेगा, फिर से वहां पे डिवोर्स लेके यहां शादी करनी पड़ेगी। तो ये जो नियम कानून है, इसको रिग्रेसिव बताया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बताया जा रहा है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग फिर से शुरू हुई है, इसको देखेंगे। फिर इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में तेलंगाना टॉप पे है, 8.32%। स्टेट वाइज इन्फ्लेशन का डाटा दिया गया, इसको देखेंगे। पैंडेमिक परचेज चैलेंज से रिस्पेक्ट में वर्ल्ड बैंक की क्या रिपोर्ट निकल के, इसके बारे में बात करेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से कितनी फेक करेंसी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और सोलोमन आइलैंड्स ने सारी नेवल विजिट्स को सस्पेंड किया है। कैसे सोलोमन आइलैंड्स धीरे धीरे चाइना की गोद में बैठ रहा है, उसकी क्या वजह है, क्यों वेस्टर्न कंट्रीज दूर होती जा रही है, क्यों यूएस कोस्ट गार्ड के शिप को रिफ्यूलिंग नहीं करने दी गई सोलोमन आइलैंड्स के पोर्ट में, इन सब चीजों को देखेंगे। फिर एडिटोरियल में क्या क्या बात करने वाले हैं, तो ड्राफ्ट सर्विलेंस कर्बिंग ऑर्डर, बेसिकली फोन चेकिंग के रिस्पेक्ट में, फोन टैपिंग के रिस्पेक्ट में हमारे यहाँ पे क्या पर्सनल सिक्योरिटी ला है, यूएस यूरोप में क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है, इसके बारे में बात की गई, इसको देखेंगे। इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती क्या फ्लड्स के चलते फिर से आएगी? पाकिस्तान में जो इतने भयानक फ्लड्स आ रखे हैं, उससे क्या कुछ दोस्ती में चेंजेस आएंगे, कुछ रिश्तों में चेंजेस आएंगे, इसको देखेंगे। जयललिता जी की डेथ के बाद, जयललिता जी रेवोल्यूशनरी लीडर रही तमिलनाडु की, तो इनकी डेथ के बाद ओवरऑल जो पॉलिटिक्स हुई, इनकी डेथ की इंक्वायरी के लिए जो कमीशन बनाया गया, उस कमीशन में कितनी आप कह लो इंडिपेंडेंट तरीके से इंक्वायरी हुई, अपोलो हॉस्पिटल का क्या रोल था, बाकी प्लेयर्स का क्या रोल था, इसके रिस्पेक्ट में फाइनल रिपोर्ट अभी 27-28 अगस्त को फाइल हुई है, इसको देखेंगे। फिर हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म क्या होता है, ये क्यों खतरनाक है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया किस किस प्रकार से श्रीलंका की मदद कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ 5 से 6 आर्टिकल्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वर्ड ऑफ द डे, बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब रियल और जेन्युइन, बेसिकली ऐसे लोग जिनकी जेन्युइननेस पे क्वेश्चन ना उठाया गया हो। तो बोनाफाइड मतलब रियल और जेन्युइन। आज की पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीड्स एनएचआरसी एनसीडब्ल्यू मुस्लिम पर्सनल लॉ केस। देखिए, एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी है सुप्रीम कोर्ट की, और इसने अपने आप से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई हो रही है इस बात की कि पॉलीगैमी और निकाह हलाला, क्या ये 2 प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती हैं। पॉलीगैमी आपको पता है, एक आदमी का कई औरतों से शादी करना, और निकाह हलाला मतलब कि एक मुस्लिम औरत ने एक आदमी से शादी की, मुस्लिम आदमी से, फिर दोनों का डिवोर्स हो गया। अब मान लो फिर से शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुस्लिम औरत के ऊपर एक कंडीशन है कि वो दूसरे आदमी से शादी करे, शादी को कंज्यूमेट करे, और उसके बाद फिर उससे डिवोर्स लेके अपने पुराने हस्बैंड से शादी करे। तो ये ओवरऑल 2 प्रैक्टिसेस दे आर वायलेटिव, ठीक है ना। ये सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को भी वायलेट करती हैं। एक ऐसा और सेपरेट पिटीशन फाइल हुई। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट बहुत सारी पिटीशंस फाइल हुई, और ये पिटीशंस केवल नॉन मुस्लिम से नहीं, कुछ मुस्लिम औरतों ने भी यहां पे फाइल की हैं, ठीक है। तो अब इस कंटेक्स्ट में क्या निकाला जा रहा है, इस बारे में लेके सुप्रीम कोर्ट में ठीक ठाक बहस होने वाली है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे आप कह लो, मिस्टर उपाध्याय जो कि ओवरऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है, वो क्या बोलते हैं कि सेक्शन 2 ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ये वायलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ऑफ द संविधान को, और इसलिए पॉलीगैमी और निकाह हलाला अलाउ नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लॉज के सपोर्ट में आया है AIPMLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि देखिए सर, ये कल्चरल इशू है, ये इस्लाम धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ चीजें कल्चरल होती हैं, उन चीजों को कोई लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन या कोई अथॉरिटी नहीं बनाती, वो रिलीजन के साथ जुड़ी हुई हैं।
और रिलीजन के साथ जुड़ी हुई चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल टेनेट्स के हिसाब से आपको छूना नहीं चाहिए। यह बोलना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह भी बोल रहा है कि इस प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रैक्टिसेस को चैलेंज करके जबरदस्ती हमारे ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराने की कोशिश की जा रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह लॉजिक दिया। इनका एक और लॉजिक है, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज मेंशन कर रखे हैं उस लॉज में पर्सनल लॉ नहीं आते। तो बेसिकली आप पर्सनल लॉ को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते। लेकिन देखिए, अगर ऐसा होता तो 22 अगस्त 2017 को ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। आज की डेट में मॉडर्न डेमोक्रेसी का जमाना है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस अगर ओवरऑल एक इंडिविजुअल के बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम के अगेंस्ट जाती है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा सकता है। तो डेफिनेटली यहां पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो कंटेंशन है कि ये कल्चरल इशू है, रिलीजियस इशू है, इसको कोई लेजिस्लेचर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं बनाती है, इस बेसिस पे इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत बोलो, ये ओवरऑल देखिए सेट नहीं बैठता। अगर ऐसा होता तो ट्रिपल तलाक यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल इस पर्टिकुलर जजमेंट में निकाह हलाला और पॉलीगैमी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेगा या नहीं बोलेगा, ये तो आगे आने वाला समय ही बताने वाला है। काफी सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं आपसे भी इस बात क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए इंटरव्यू आप दे रहे हो यूपीएससी का और आपसे यह पूछ लिया जाए कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया 2017 में, निकाह हलाला और पॉलीगैमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है एडजुडिकेशन, तो आपके हिसाब से क्या निकाह हलाला और पॉलीगैमी कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। तो आप क्या राय दोगे अपनी इंटरव्यूअर को, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगली न्यूज पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से काम किया, तेलंगाना टॉप्स इन्फ्लेशन चार्ट्स एट 8.32%। देखिए, अलग अलग स्टेट्स में इन्फ्लेशन के बारे में पता किया गया है। अगर नेशनल एवरेज देखा जाए तो 6.79% का इन्फ्लेशन रहने वाला है 2022 में, ऐसा एक्सपेक्टेड है अभी तक। मान लो लगभग 14 स्टेट्स इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहां पे 6.79% से ज्यादा का इन्फ्लेशन निकल के आ रहा है। लगभग 12 स्टेट्स इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहां पे 2022 में अब तक इन्फ्लेशन 7% से ज्यादा का निकल के आ रहा है। लगभग 12 स्टेट्स, डजन स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां पे इन्फ्लेशन 6% से कम का निकल के आ रहा है। तो अलग अलग स्टेट्स की इन्फ्लेशन महंगाई के रिस्पेक्ट में अलग अलग आप कह लो अचीवमेंट है, अलग अलग आप कह लो मतलब फाइनल आउटकम्स है। वो फाइनल आउटकम्स एक स्टेट की पर्सनल पॉलिसी प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करते हैं। तो अगर हम माने कि 2022 में अब तक जो सीपीआई है पूरे देश का पहले 7 महीनों में है वो 6.8%, तो इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो केरला में है 4.8, तमिलनाडु में 5.01, पंजाब में 5.35, दिल्ली में 5.56, कर्नाटका में 5.84। यहां पे इन्फ्लेशन 6% से कम है। और ये मेजर स्टेट्स हैं, कर्नाटका, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, ये छोटे मोटे स्टेट नहीं है, बहुत बड़े राज्य हैं। तो इन राज्यों ने इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर आप बात करो मणिपुर, गोवा, मेघालय, ये थोड़े छोटे स्टेट्स हैं और यहां पे जो इन्फ्लेशन है वो 4% से कम है। मणिपुर में 1.07%, गोवा में 3.66% और मेघालय में 3.84%। तो इन स्टेट्स की परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आ रही है। बट लगभग 14 ऐसे राज्य हैं जिसमें अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी इन्वॉल्व है, यहां पे इन्फ्लेशन 6.79% से ज्यादा रहा है। लगभग 12 राज्यों में 7% से भी ज्यादा रहा है। तेलंगाना में सबसे ज्यादा है इन्फ्लेशन 8.32%, वेस्ट बंगाल में 8.06%, सिक्किम में 8.01%, उसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा में 7.7%, मध्य प्रदेश में 7.52%, आसाम में 7.37%, उत्तर प्रदेश में 7.27%, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर में 7.2%, राजस्थान में 7.1%। अच्छा खासा इन्फ्लेशन। तो कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन्फ्लेशन में, कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है पहले 7 मंथ्स ऑफ द ईयर, ये हमने यहां पे देखा। ये जनवरी से जुलाई की बात हो रही है, ठीक है भाई। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में एक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं श्री मदन सबनविस साहब, इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि किसी एक स्टेट का इन्फ्लेशन रेट 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो ये कि उस स्टेट में कितनी फूड की पैदावार होती है। तो मान लो कोई एक स्टेट है पंजाब, अभी पंजाब में फूड की पैदावार ज्यादा है, तो पंजाब में खाने पीने की चीजें पंजाब के डोमेस्टिक मार्केट से प्रोक्योर की जाती हैं। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, सिक्किम, जहां पे फूड की पैदावार ज्यादा नहीं है, तो बाहर के स्टेट से इसको खाना मंगाना पड़ेगा। अभी बाहर के स्टेट से खाना मंगाना पड़ेगा तो लॉजिस्टिकल चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो उस कंटेक्स्ट में सिक्किम में महंगाई बढ़ सकती है।
एक तो ये रीजन बताया जा रहा है कि वो स्टेट्स जो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं वहां पे महंगाई थोड़ी कम दिख रही, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वहां पे थोड़ी ज्यादा दिख रही। दूसरा कुछ राज्यों ने पेट्रोल डीजल के ऊपर जो अपनी एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह है उसको कम कर रखा है। तो पेट्रोल डीजल वगैरह पे अगर आपने वैट और ड्यूटीज कम कर रखी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, तो उस राज्य के अंदर इन्फ्लेशन थोड़ा कम नजर आएगा। तो इन दो फैक्टर्स के चलते कुछ राज्यों में जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। प्लस वो राज्य जहां पे रूरल इलाके ज्यादा हैं और अर्बन इलाके कम है वहां पे हायर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि रूरल इलाकों में फूड प्राइसेस के ज्यादा होने का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। फिर अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश ज्यादातर रूरल है। अभी रूरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से 7.3% निकल के आ रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ज्यादा अर्बनाइज नहीं है। ज्यादातर इलाके अरुणाचल प्रदेश के अंदर रूरल पॉकेट्स में काउंट होते हैं, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में इन्फ्लेशन बहुत नजर आ रहा है। अप्रैल में तो अरुणाचल प्रदेश में इन्फ्लेशन 9.2% पहुंच गया था। आंध्र प्रदेश में इन्फ्लेशन 6.9% है। झारखंड में इन्फ्लेशन 6.8% है। ओवरऑल नेशनल एवरेज के आसपास है, बट उससे थोड़ा ज्यादा ही है। तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स की परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे देखी। बिहार में 6.07, छत्तीसगढ़ में 6.4, उत्तराखंड में 6.5, उड़ीसा में 6.6। सेंट्रल बैंक के टॉलरेंस लेवल के थोड़ा ही ऊपर है बिहार का। यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो दादरा एंड नागर हवेली में इन्फ्लेशन है 7.74%, अंडमान निकोबार में 7.16%। लक्षद्वीप ने शुरुआत में अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है ना, लेकिन देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक लक्षद्वीप की परफॉर्मेंस अच्छी थी, 5.59% के लगभग इन्फ्लेशन था। लेकिन मई में इन्फ्लेशन पहुंच गया लक्षद्वीप में 7.9%, जून में पहुंचा 9.8%, जुलाई में 9.2%। तो लक्षद्वीप के पहले 4 महीनों में तो परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन मई जून जुलाई में परफॉर्मेंस बिगड़ गई। नागालैंड में इन्फ्लेशन 5.6%, त्रिपुरा में 4.8% जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच में। लेकिन उसके बाद रिटेल प्राइसेस 7% किसके लिए होगी, नागालैंड के लिए, और 7.73% त्रिपुरा के लिए। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में जो इन्फ्लेशन है वो फरवरी से लेकर अब तक 7% से ज्यादा ही है, और जुलाई में लगभग 9.43%। तो ये ओवरऑल इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में हमने एक डिटेल डाटा देखा। फिर अगला जीएस पेपर 2, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हाईलाइट्स पैंडेमिक परचेज चैलेंजेस। देखिए क्या है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते दुनिया भर में ओवरऑल कम से कम कोविड-19 से रिलेटेड चीजों की खरीद फरोख्त में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की सरकार ने, लेकिन फिर भी यहां पे भी हमको काफी हद तक फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ कि हमारी एक टीम गई सिंगापुर से। अब सिंगापुर से हम लोग K95 मास्क मंगा रहे थे, और ये मास्क हमने एक कंडीशन प्लेस कर रखी थी चाइना से ना आए, लेकिन सिंगापुर वाले क्या कर रहे थे कि एक फर्जी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दिखा के, ये छुपा के ये मास्क एक्चुअली में चाइना से आ रहे हैं, ये दिखा के कि मास्क सिंगापुर से आ रहे हैं, सस्ते मद्दे सब स्टैंडर्ड चाइनीज KN95 मास्क ये सप्लायर इंडिया के अंदर बेच रहा था। तो मतलब सिंगापुर जैसी कंट्री से भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, सिंगापुर जैसी कंट्री से भी चाइनीज इंपोर्टेंट सस्ते सब स्टैंडर्ड मास्क इंडिया के अंदर भेजे जा रहे हैं, ये दिखा के कि वो सिंगापुर के हैं, अच्छी क्वालिटी के। तो इसके चलते ओवरऑल ये जो सप्लायर है सिंगापुर वाला, इसकी 9.75 मिलियन डॉलर्स की जो बैंक गारंटी इसको सीज कर लिया गया। लगभग मान लीजिए 78 करोड़ की बैंक गारंटी को यहाँ पे सीज कर लिया गया। ये पैसा इंडियन एम्बेसी सिंगापुर के पास इस समय पे पड़ा हुआ है। इस कंटेक्स्ट में देखिए तो अभी एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस इनोवेशंस एंड लेसन्स। देखा जाए तो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा रही हैं वहां पे बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, और इस फर्जीवाड़े का इफेक्ट केवल इंडिया पे नहीं आ रहा है, और भी कंट्रीज पे आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए ने अभी रिसेंटली नाइट्राइल ग्लव्स ऑर्डर किए, और पता चला कि 20 करोड़ मिलियन सब स्टैंडर्ड सॉइल्ड और सेकेंड हैंड मेडिकल नाइट्राइल ग्लव्स थाईलैंड बेस्ड कंपनी के द्वारा यूएसए को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, जब कस्टम्स के सामने चीजें आती हैं, आपने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सुना होगा दोस्तों, ट्रेड एग्रीमेंट्स आपने सुने होंगे। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि मान लो सिंगापुर और इंडिया, इन दो कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। अभी सिंगापुर से इंडिया के अंदर चीज आएगी तो जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं वो ये चेक करेंगे कि सिंगापुर वाले ने ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या डिक्लेयर किया, और कंट्री ऑफ ओरिजिन के हिसाब से उसको बेनिफिट दिया जाएगा, और ये चेक किया जाएगा कि हाँ सामान का क्या स्टैंडर्ड है। अभी सिंगापुर में ही फर्जीवाड़ा होने लगे, सिंगापुर वाले ही चाइना से सस्ती मद्दी चीजें मंगा के सिंगापुर को उसका ओरिजिन देके इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करने लगे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, फिर वो कंट्री से कंट्री रिलेशंस को अफेक्ट करता है।
एक देश की क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करता है। क्योंकि अब इंडिया वाले सिंगापुर जाके तो ना चेक करेंगे हर कंसाइनमेंट में कि भाई तुम कहां से आ रहे हो, कंसाइनमेंट का ओरिजिन क्या है। अभी इस बीच में देखो तो वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट चालू किया, जिसमें $1.5 बिलियन लोकेट किया गया, लगभग 11,983.5%। इस पर्टिकुलर आप कह लो फंड की रिपोर्ट से यह पता चला है कि इंडिया के अंदर देखिए, जब फरवरी 2020 में पैंडेमिक शुरू हुआ तो भारत सरकार ने एक एजेंसी अपॉइंट की, HLL लाइफ केयर लिमिटेड। इस HLL लाइफ केयर लिमिटेड को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी डिप्यूट किया गया। मतलब कोविड-19 से रिलेटेड जो भी प्रोक्योरमेंट वगैरह केंद्र की सरकार करेगी वो इस पर्टिकुलर PSU के थ्रू होगा। मिनी रत्ना है ये PSU। ये PSU सारे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेगी, इवैल्यूएशन करेगी, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को तैयार करेगी, इस बात को इंश्योर करेगी कि सप्लाई चेन में डिले ना हो, कमोडिटीज समय पे इंडिया के पास पहुंचे। वो तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो गए थे, इसलिए चीजें लेट पहुंची थी। तो भारत सरकार ने तो चीजों का प्लानिंग ठीक तरीके से किया। N95 मास्क, गॉगल्स वगैरह सही समय पर इंडिया के अंदर आए। हाँ, बाहर की कंट्रीज ने एक्सपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया हो तो वो हम हर चीज चेक नहीं कर सकते। फिर ओवरऑल जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है आपकी, इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस, इनोवेशंस एंड लेसन्स, ये भी बोलती है कि ओवरऑल इंडिया ने पैंडेमिक के समय पे अपने टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्पीड में बढ़ाया है। पहले हमारे पास केवल 18 लेबोरेटरीज थी, आज की डेट में 2500 टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं इंडिया के अंदर। तो पैंडेमिक को फेस करने के लिए, कोविड-19 से रिलेटेड टेस्टिंग के लिए हम तैयार हैं। उसके साथ साथ आगे अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार की महामारी या पैंडेमिक फैलता है तो उसको टैकल करने के लिए भी हम यहाँ पे तैयार रहेंगे। फिर अगली न्यूज है, 60% फेक मनी जो 2021 में सीज हुई है वो 2000 डिनोमिनेशन की थी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बोल रहा है। तो भैया 2021 में लगभग 60% फेक मनी जो सीज हुई है वो 2000 डिनोमिनेशन की है। 2021 के अंदर लगभग 20.39 करोड़ की फेक करेंसी मिली है, जिसमें आप समझ लीजिए कि 12.18 करोड़ तो 2000 के नोट वाली है, ठीक है ना। तो 2021 में 20.39 करोड़ की फेक करेंसी मिली है, जिसमें 12.18 करोड़ 2000 के नोट वाली है, ठीक है भाई। 2016 में 2000 और 500 के नोट सरकार ने बैन कर दिए थे, उसके बजाय मतलब 2000 और 500 के नोट शुरू किए थे, 500 हजार के पुराने नोट खत्म कर दिए गए थे। 2016 के डिमोनेटाइजेशन का मेन प्लान क्या था कि इंडिया के अंदर जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स फैल रहे हैं इनको यहां पे एलिमिनेट किया जाए। और ओवरऑल सरकार की तरफ से यहां पे कुछ पॉजिटिव पैरामीटर्स भी आए हैं कि भाई हमने ठीक ठाक अमाउंट में चीजें कम की हैं। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया कि 2016-17 में 7.62 लाख पीसेज ऑफ फेक करेंसी मार्केट में घूम रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे। 2020-21 तक ये नंबर 2.09 लाख पीसेस पे आ गया। तो मतलब भारत सरकार का तो ये क्लेम है कि भाई हमने जो डिनोमिनेटाइजेशन किया है उससे हमें फायदा मिला है, ओवरऑल हमने फेक करेंसी को कम किया। बट अलग अलग प्लेयर्स मतलब अपोजिशन क्रिटिसाइज करता है कि सरकार को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, इस आर्टिकल का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि किस साल में कितनी फेक करेंसी पकड़ी गई। तो 2021 में 20.39 करोड़ की फेक करेंसी पकड़ी गई। फिर 2016 में 15.92 करोड़ की फेक करेंसी पकड़ी गई थी। 2017 में लगभग 28 करोड़ की फेक करेंसी, 2018 में 17.95 करोड़ की, 2019 में 25.39 करोड़ की, 2020 में 92 करोड़ की फेक करेंसी, 2021 में 20.39। अब आप बोलोगे सर कि माना कि 2016 से पहले जो करेंसीज आप प्रोक्योर हो रही थी, जैसे कि अगर आप देखोगे तो डीमोनेटाइजेशन से पहले वाला जो साल था उसमें जो फेक करेंसी सीज हो रही थी वो कम थी। जैसे कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन से पहले 15.92 करोड़ की फेक करेंसी सीज हुई, लेकिन उसके बाद 2017 में एकदम से 28 करोड़, 2018 में एकदम से 18 करोड़। तो एकदम से फेक करेंसी कैसे बढ़ गई? वो इसलिए बढ़ गई दोस्तों क्योंकि जब नोटों की अदला बदली हुई ना, तो पाकिस्तान की ISI और भी जो नेफारियस एलिमेंट्स हैं उन्होंने नए नोट बनाने शुरू किए होंगे और उन नए नोटों को इंडिया के मार्केट में लाने की कोशिश की होगी अर्जेंट स्केल पे। तो हमारी एजेंसीज भी ज़्यादा स्पीड पे चीज़ें पकड़ रही होंगी। एक सवाल ये उठता है कि यार 2020 के अंदर 92.17 करेंसी की फेक नोट्स कैसे पकड़े गए? तो ऐसा पता चला उस साल एक फ्रॉड रिकवर हुआ था। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो भी डॉलर बिल्स इनके पास आ रहे थे उन डॉलर बिल्स के बदले फर्जी नोट ये लोग मार्केट में वो कर रहे थे, सर्कुलेट कर रहे थे। तो बेसिकली चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने गलत तरीके से ओवरऑल डॉलर्स बिल्स के चलते, एक्सचेंज करने के चलते फर्जी नोटों को मार्केट में उठाया। फिर भाई यहाँ पे पुलिस की रेड भी पड़ी, 82.8 करोड़ के फेक करेंसी नोट्स यहाँ पे रिकवर हुए। 6 आर्मी ऑफिशियल्स को यहाँ पे अरेस्ट किया गया इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए। तो बेसिकली डमी मनी
फेक करेंसी के बदले निकाल के इलीगल तरीके से कुछ पैसा कमाया जा रहा था। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसे रैकेट को बस्ट किया गया, इसलिए 2020 में 92 करोड़ से ज्यादा की फेक करेंसी नोट मिले। अभी तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर सीधा इल्जाम लगाया जाता है कि ये इंडिया की करेंसी के हाई क्वालिटी के नोट्स बनाते हैं और उनको मार्केट में उतारते हैं। ओके, अगर आप देखो तो तमिलनाडु के अंदर फेक 2000 रुपए के नोट सबसे ज्यादा मिले, लगभग 5 करोड़ के। केरला के अंदर 1.8 करोड़ के। आंध्र प्रदेश के अंदर 1 करोड़ के। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से 2016-17 में मार्केट में 43.47 करोड़ की फेक करेंसी सर्कुलेट हो रही थी और यह नंबर 2021-22 तक 8.26 करोड़ पे आ गया। तो ये ओवरऑल बहुत सारे क्लेम्स है, बहुत सारा डाटा मैंने आपको बताया है फेक करेंसी के रिस्पेक्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डेडिकेटेड टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल भी बना रखा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर, जो कि टेरर फंडिंग से रिलेटेड तो इंक्वायरी करता ही है, इंडिया के अंदर कितने फेक करेंसी नोट सर्कुलेट कर रहे हैं इसके बारे में भी बातचीत करता है। एक फेक इंडियन करेंसी नोट्स कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी बनाया गया है, जो कि समय समय पे इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन शेयर करता है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, राज्य की, केंद्र की, कि कहां कहां पे कितने फेक करेंसी के नेट सर्कुलेट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। सोलोमन आइलैंड सस्पेंड ऑल नेवल विजिट्स। देखिए, सोलोमन आइलैंड्स ने फॉरेन नेवीज से आने वाली सारी विजिट्स को सस्पेंड कर दिया अभी के लिए। अभी रिसेंटली हुआ यह है कि एक यूएस कोस्ट गार्ड के जहाज ने सोलोमन आइलैंड्स की अथॉरिटी से बोला कि हमें आपके पोर्ट पे रिफ्यूलिंग करने दो, लेकिन इस रिफ्यूलिंग से सोलोमन आइलैंड ने मना कर दिया। और उसके बाद सोलोमन आइलैंड ने यहां पे एक अपील जारी की कि भाई जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनके शिप्स किस प्रोसेस के हिसाब से कंट्री के अंदर आ सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ नए नियम कानून बना रहे हैं, तो प्लीज बियर विद अस। देखिए, सोलोमन आइलैंड के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि रिसेंटली चाइना के साथ सोलोमन आइलैंड के लीडर्स के रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। इनफैक्ट सोलोमन आइलैंड्स की लीडरशिप ने टैपई के बजाय बीजिंग को रिकॉग्निशन दिया 2019 में, और एक सिक्योरिटी पैक्ट यहां पे सोलोमन आइलैंड्स ने चाइना के साथ साइन किया। इस कंटेक्स्ट के चलते रिसेंटली यूएस कोस्ट गार्ड के एक शिप को डॉक न करने देना सोलोमन आइलैंड्स के अंदर, यह भी इस बात को दिखाता है कि हाँ भाई, चाइना के साथ इनके रिश्ते कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। और ऑफिशियली अगर सोलोमन आइलैंड के जो प्रेसिडेंट उन्होंने स्टेटमेंट किया दिया मिस्टर सोगावारे ने, वी हैव रिक्वेस्टेड अवर पार्टनर्स टू गिव अस टाइम टू रिव्यू एंड पुट इन प्लेस अवर न्यू प्रोसेसेस बिफोर सेंडिंग फर्दर रिक्वेस्ट फॉर मिलिट्री वेसल्स एंटरिंग द कंट्री। तो बेसिकली ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक यूएस कोस्ट गार्ड शिप को और एक ब्रिटिश नेवी के वेसल को ऑफिशियली डॉक नहीं करने दिया गया सोलोमन आइलैंड्स के अंदर, एक ऐसे समय पे जब चाइना के साथ ये पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। अब चाइना के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी क्यों साइन हुआ है? ये जो सोगावारे नाम का लीडर है ना सोलोमन आइलैंड्स का, इसको खुद सोलोमन आइलैंड्स के लोग पसंद नहीं करते। 4 बार नो कॉन्फिडेंस का वोट पास हुआ है सोगावारे के अगेंस्ट, लोग सड़कों पर उतरा है सोगावारे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। तो सोगावारे ने क्या किया कि चाइना के साथ एक सीक्रेटिव सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया। तो शायद सोगावारे का प्लान यह है कि अगर सोलोमन आइलैंड के अंदर सोगावारे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है तो चाइना की फोर्सेस जाके उस प्रोटेस्ट को दबा देंगी। तो बेसिकली चाइना एक ऑटोक्रेटिक सरकार है, सोगावारे भी यहां पे थोड़ा थोड़ा ऑटोक्रेटिक बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वेस्टर्न सरकार जो कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक है, चाहे आप इंग्लैंड की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, अमेरिका की बात करो, ये सब डेमोक्रेटिक सरकार है, तो ये सोगावारे की टोटलिटेरियन प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। चाइना चूंकि एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, वो जरूर एक्सेप्ट कर लेगी, इसलिए चाइना के साथ यहां पे सोगावारे ने एक डील साइन कर ली। सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन देखें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, नॉर्थ में पापा न्यू गिनी, थोड़ा इधर ही लेफ्ट चले जाएंगे तो इंडोनेशिया के आर्चिपेलागो शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सोलोमन आइलैंड्स, इसकी कैपिटल होनियारा। होनियारा के अंदर अगर चाइनीज नेवी पहुंचती है, चाइनीज आर्मी पहुंचती है, तो जो डायरेक्ट थ्रेट है वो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को है। एक समय पे ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन के चलते समझा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत सेफ है। कहाँ इंडिया के नॉर्थ में पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के बैकवर्ड में भी चाइनीज नेवी पहुंचती नजर आ रही है। तो अभी के लिए करंट अफेयर्स में यहां खत्म करता हूं दोस्तों। एडिटोरियल थोड़ी देर में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सॉरी, 2 अलग अलग वीडियोस बना रहा हूं, प्लीज बियर विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें।